क्योंकि वो तो चले गए हैं। उन्होंने महंगाई पे बड़ा तज़किरा किया, उन्होंने महंगाई पे बड़ा तज़किरा किया और इकोनॉमिक ग्रोथ पे कि ये 4% ग्रोथ कहाँ से आ गई। इस पे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन को बड़ी तकलीफ हो रही है। तो मैंने डेटा निकाला। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। तो मैंने डेटा निकाला। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, अपनी सीटों पे तशरीफ रख ले प्लीज, अपनी सीटों पे तशरीफ रख ले प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। स्पीकर साहब, मैंने डेटा निकाला कि आखिर पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन को 4% ग्रोथ पे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। तो पता लगा कि इनके 5 साल में कोई एक भी ऐसा साल नहीं था जिसमें ये 4% इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल कर सके। फिर महंगाई की शरह पे बड़ी बात हुई, तो मैंने देखा कि ये महंगाई की शरह के ऊपर बात कर रहे हैं। इस वक्त 8.5% के करीब औसतन महंगाई की शरह है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन के दौर में, इनकी जमात के दौर में, ये तो उस वक्त इतने शायद अभी बच्चे होंगे, 21% पहले साल में महंगाई, पाकिस्तान की पिछले 20 साल की बुलंद तरीन सतह। दूसरे साल में 11.7%, तीसरे साल में 13.7% और फिर 11% महंगाई। इस वक्त 8.5% महंगाई की शरह है। कीमतें बढ़ने की मैं रफ्तार की बात कर रहा हूँ, तो शायद ये है। फिर इन्होंने BISP का जिक्र किया कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और बड़ा ज़बरदस्त। क्या ये वही प्रोग्राम नहीं जिसके अंदर फरजाना राजा आपकी चेयरपर्सन BISP 150 करोड़ रुपए की मफरूर है? क्या ये वही प्रोग्राम नहीं है जनाब स्पीकर? क्या ये वही प्रोग्राम नहीं है जिसमें जब हम आए तो हमने देखा कि लाखों लोग ऐसे थे जो साहिब हैसियत थे और उनको सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी की बुनियाद पर ये वजीफे लगाए जा रहे थे? क्या ये वही प्रोग्राम नहीं है जिसमें से हजारों सरकारी अफसरों को निकाला गया जिन्होंने अपने नाम डाले गए थे? क्या ये 8 लाख बंदों को निकाला गया? क्या ये वही नहीं है प्रोग्राम जो इनके दौर में चल रहा था, जिसमें सिर्फ 30-35 लाख लोग थे और हमने पिछले साल 1,60,00,000 घरानों को एहसास प्रोग्राम के जरिए इसकी मदद पहुंचाई है। पॉवर्टी की और अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर्स की बात हुई और अपनी ही बात को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर गए। कहते पॉवर्टी बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। कोई फिगर नहीं दी, कोई डेटा नहीं दिया, क्योंकि सर्वे तो हुआ नहीं 2016-17 से। उसके बाद खुद ही एक इदारा है, कोई उसका नाम लिया और कहा कि इस इदारे के मुताबिक 3 सूबों में पिछले 2 साल में गुर्बत की शरह जो है उसमें कमी आई है। यानी एक तरफ कहते रहे कि करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं और दूसरी जगह किसी और एक सर्वे का जिक्र कर दिया और कहा कि देखो ये 3 सूबों में पिछले 2 साल में कमी आई और एक में नहीं आई। और वो आपने भी सुना कि उसकी किस तरह की इन्होंने आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी बातें की। जनाब स्पीकर, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि हमने इस साल सैलरीज में 10% इजाफा किया है और महंगाई की औसतन शरह मैंने आपको बताई कि वो 8.5% है। ये अपने दौर में ज़्यादा इजाफा ज़रूर करते थे क्योंकि साथ साथ ये भर्तियाँ भी करा रहे थे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में और सारा कुछ, लेकिन ये ज़्यादा इसलिए इजाफा करते थे क्योंकि इनके दौर में महंगाई की शरह ज़्यादा थी। मैंने आपको बताया कि 21% से लेके 14% तक महंगाई की शरह इनके दौर में रही, इसलिए इनको ज़्यादा इजाफा करना पड़ता था। ये अपनी नाअहली को छुपाने के लिए ज़्यादा इजाफा करते थे, ये कोई बड़ा तीर नहीं मारते थे। और जितनी इनके दौर में महंगाई में इजाफा हुआ है उतनी इन्होंने आमदन में इजाफा नहीं किया लोगों की। टैक्सेस के ऊपर बात हुई कि जी आपने टैक्सेस जो हैं वो 20% तो ग्रो कर लिए हैं, लेकिन इसका क्या फ़ायदा? इनके दौर में टैक्स टू GDP रेशियो 5 साल के अंदर नीचे गया था। जब ये आए थे तो जितना रेशियो था उससे 5 साल में नीचे गया था। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा, इन्होंने कहा कि फाटा में और AJK में आपने कोई टैक्सेस लगा दिए हैं। शायद इन्होंने बजट नहीं पढ़ा, बजट पढ़ के मुझे दिखाएं कि कौन से टैक्सेस फाटा और AJK में लगाए हैं इस बजट में हमने। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर इन्होंने ये कहा कि पेट्रोल जो है आपने बहुत महंगा कर दिया है। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि हमारी सियासत में जब ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया होता तो फिर ऐसे ही स्टेटमेंट्स आती हैं, क्योंकि ये जो मुस्तकिल लोग होते हैं ना, जिन्होंने मुस्तकिल सिर्फ बातें की होती हैं या अपने बाप दादा के सर के ऊपर वो आ जाते हैं या किसी की करके आ जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में तेल दुनिया का सबसे सस्ता तेल है, दुनिया का सबसे सस्ता तेल है इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। हमारा पेट्रोल और डीजल इस वक्त PDL की शरह जो है वो 2 रुपए पे पहुंच चुकी है। ये 25 रुपए पे होती थी एक टाइम के ऊपर। 17% इस वक्त सेल्स टैक्स है। जब मुस्लिम लीग नून के दौर में कीमत नीचे जाती थी ये सेल्स टैक्स को 56% तक भी ले गए थे। हमने 17% से नहीं बढ़ाया, हमने सारा पास ऑन किया। तो बजाय कि इस चीज़ का हमें वो क्रेडिट देते तो वो चले गए।
इन्होंने कहा आप किस मुंह से अपने हलके में जाते हैं? हमारे हलके में कुत्ते काटने की कोई बीमारी नहीं फैली हुई, अल्लाह का शुक्र है। हमारे हलकों में अल्लाह का फजल है, हम HIV और एड्स से महफूज हैं। हमारे हलकों में ऐसे हालात नहीं है कि जैसे मोंजो दाड़ो में 3000 साल पहले आसारे कदीमा होते हैं वैसे जाओ तो हैं, और वैसे कहने को बड़े बड़े मज़ार भी बने हुए हैं और वैसे कहने को बड़े बड़े महलात भी बने हुए हैं। ऐसे अल्लाह का शुक्र है हमारे हलकों में हालात नहीं है, हमें बड़ा प्यार मिलता है। कराची के MNAs के साथ जिस हकारत से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ऐसे लग रहा था कि जैसे जो सज़ा एक पॉलिसी के तहत सिंध के शहरों को दी जा रही है वो आज इनके अल्फाज में नजर आई, वो हकारत, वो नफरत नजर आई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इनकलाब और सियासी तब्दीली कराची में आई है, इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में वो सिंध के देही इलाकों में भी आएगी। ये चंद जागीरदार जिनके सर पे आप अभी भी सिंध की हुकूमत कर रहे हैं, उन्हें डरा धमका के और लालच दे के कुछ को, ये सिलसिला ज्यादा देर नहीं चलेगा। कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। और आजकल एक नई तशरीह भी निकली हुई है। कहते हैं कि जी किसी जगह पे मैंने देखा इन दोनों पार्टियों के लोग बैठ के कहते हैं कि ठीक है थोड़ी करप्शन होती है, काम शाम भी निकलता रहता है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर करप्शन के सिर पे डेवलपमेंट होती, अगर करप्शन के सिर पे होती तो ये सिंध तो इस वक्त कैलिफोर्निया से भी आगे निकल गया होता। अगर कोई देखना चाहता है कि करप्शन से क्या तबाही फिरती है पूरी दुनिया में, तो जाओ आज जाके सिंध का हाल देखो, फिर आपको नजर आएगा कि कैसे करोड़ों लोगों की जिंदगियों को खत्म कर दिया गया, उनके मुस्तकबिल को कुर्बान कर दिया गया जब हुक्मरान जो आते हैं वो करप्ट होते हैं। और उसकी आज जिंदा मिसाल करप्ट जो सिंध है। सिंध की हालत देख के ये डिबेट दफन हो जानी चाहिए कि करप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों की जिंदगियों से। लोगों की जिंदगियां उजड़ गई हैं आज उसके अंदर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि सिंध की हुकूमत जो है वो कोई बाहर से बैठा है शख्स, कोई याकूब मेमन के कौन है वो कर रहा है, यूनुस मेमन कर रहा है, और सिंध में कोई निजाम नहीं है। ये तो हम सबको पता है, हम सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है स्पीकर साहब, और ये जो लोग बैठे हैं सिंध से आए हैं इनको भी पता है जो चले गए हैं। जनाब स्पीकर, स्टील मिल की बात की गई तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि 1990 में जब आप आए थे तो सलमान फारूकी का स्कैंडल था, जिसके बाद पैसे भी वापस दिए गए प्ली बार्गेन में। 2008 में जब आप आए तो रियाज लालजी का स्कैंडल था, और अरबों रुपए मुनाफे वाली स्टील मिल जिसके अकाउंट में 7 अरब रुपए पड़े थे, जब आप चले गए थे तो वो अरबों रुपए के खसारे में थी और अकाउंट में एक पैसा नहीं था। और इन्होंने कहा तुमने स्टील मिल बंद कर दी है। स्टील मिल हमने नहीं बंद की, स्टील मिल मुस्लिम लीग नून ने 2015 में बंद की थी। अच्छा, फिर इन्होंने ये कहा कि DAP की कीमत बहुत महंगी हो गई है। बिल्कुल महंगी हुई है, लेकिन इनको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि खुद कभी जिम्मेदारी नहीं की, कि DAP पाकिस्तान में 70% से ज़्यादा इंपोर्ट होता है, ये पाकिस्तान नहीं बनाता। और सारी दुनिया में इस वक्त उसकी इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो ऊपर चली गई हैं। ये एक कमोडिटी है जिसका बाकायदा एक इंडेक्स निकलता है और इसकी फॉरवर्ड ट्रेडिंग होती है। ये रेट ना हुकूमत पाकिस्तान तय करती है ना हमारा प्राइवेट सेक्टर तय करता है। ये सारा जो DAP है अक्सर ही 70% से ज़्यादा ये इम्पोर्ट होता है पाकिस्तान में, और इसकी कीमत जो है उसका तयन इंटरनेशनल फोर्सेस करती है। यूरिया की जो कीमत है, यूरिया हमारे मुल्क में बनता है जितनी सब्सिडी पहले जा रही थी उतनी ही जा रही है, बल्कि जब हम आए थे तो 2000 रुपये के करीब था, अब कोई 1750 के करीब है उसकी बोरी। ट्यूबवेल्स के ऊपर इन्होंने बात की कि आपने बहुत महंगा कर दिया है। बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ उसके ऊपर हम बहुत बहस कर चुके हैं कि किस तरह जो महंगे मुआहदे थे उनकी वजह से हुआ। आज भी जो सबसे सस्ता रेट है हमारे टैरिफ स्ट्रक्चर के अंदर वो 2 कैटेगरीज का है। एक हमारे लाइफलाइन कंज्यूमर हैं जो 0 से 300 यूनिट बिजली कंज्यूम करते हैं, और दूसरा ट्यूबवेल्स हैं जिनका रेट कोई 9-10 रुपए के करीब है, और लाइफलाइन कंज्यूमर्स का कोई 8 रुपए के करीब यूनिट का रेट है। और जितने बाकी कंज्यूमर हैं पाकिस्तान के, चाहे वो सनत हो जिसका 20 रुपए के करीब रेट है यूनिट का, चाहे वो कमर्शियल हो जिसका 20 से ज़्यादा है, या वो रेजिडेंशियल हो जो 15-16 के करीब है, ये सब सब्सिडाइज करते हैं हमारे लाइफलाइन कंज्यूमर्स को जो हमारा छोटा सारिफ है, और किसान को जो ट्यूबवेल्स है उनका रेट इस वक्त हमारे टैरिफ स्ट्रक्चर में अभी भी सबसे कम है। गंदम के ऊपर बात हुई, क्योंकि इस चीज़ से मैं खुद डील करता रहा हूं जब मैं इंडस्ट्री में था, कि इन्होंने कहा कि जी हमने 1800 रुपये मन रेट करके बड़ा किया। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताऊं, पूरा पिछला साल हर नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी में मैं खुद
उस वक्त के वजीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब के साथ बैठ के चीफ सेक्रेटरी सिंध को हर पीर को कहता था कि अपने गंदुम खुदारा अपने गंदुम के स्टॉक्स को रिलीज़ करो मार्केट में। जुलाई से मैंने ये कहना शुरू किया कि रिलीज़ करो वरना सिंध में कीमत ऊपर चली जाएगी आटे की, और वही हुआ। उन्होंने रिलीज़ नहीं किया, मैं समझता हूँ जानबूझ के रिलीज़ नहीं किया, और उसका नतीजा ये निकला कि अक्टूबर से ऑनवर्ड्स सिंध में आटा बाकी सारे पाकिस्तान से 200 रुपये महंगा हो गया। सिंध में आज भी आप चेक कर लें पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा, सिर्फ आटा ही नहीं, आपको बाकी सारी अक्सर कमोडिटीज की कीमतें जो हैं बाकी सारे पाकिस्तान से ज्यादा नजर आएंगी। ना सिर्फ ये, आपको एक और चीज नजर आएगी कि जो डीसी नोटिफाइड रेट है और मार्केट रेट है उसमें जो फर्क होता है वो चारों सूबों की बनिस्बत सिंध में सबसे ज्यादा आपको नजर आएगा। जनाब स्पीकर, जो इन्होंने कहा कि जी सिंध की पर कैपिटा बहुत ज़्यादा है, सिंध का लोएस्ट, और ख़ुद ही फिर उन्होंने कह दिया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी वजह यह है कि सिंध का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, जो सोशल और हेल्थ के अंदर, वो शायद सबसे कम है। इन्होंने जो जब ये तकरीर करते थे तो बीच में कभी बोलते थे अंग्रेज़ी में कभी उर्दू में, पता लग जाता था कि कौन सी बात किसको अंग्रेज़ी में समझानी है किसको उर्दू में। इन्होंने एक बात की कि हम अफ़गानिस्तान में बेसिस किसी को नहीं देंगे, हम ये करेंगे, हम किसी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये बात इन्होंने अंग्रेज़ी में नहीं की, ये इन्होंने उर्दू में की है। ये इन्होंने उर्दू में की है बात। ये वो पार्टी है जो कहती थी कि ड्रोन हमले करी जाओ, हम मुजम्मत करी जाएंगे, और तुम तो अमेरिका को कहती थी कि ड्रोन हमले करी जाओ, हम मुजम्मत करी जाएंगे, लोग मरते हैं तो मर जाएं, हमें कोई परवाह नहीं है। और आज यहाँ आके इनको वो ये वाला जो सेक्शन था ना कि हम अपना अफगानिस्तान में जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं बनेंगे, सारा कुछ करेंगे, इस लिबरल जमात ने के जो कायद थे उन्होंने ये वाला हिस्सा अंग्रेजी में नहीं कहा, ये वाला उन्होंने उर्दू में ही कहा। अच्छा, आगे चलते हैं जी। मैं अब आता हूं क्योंकि IMF के ऊपर इन्होंने बात की कि ये IMF के आगे, IMF की गुलामी और IMF के आगे भीख मांगना। जनाब स्पीकर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस मुल्क की तारीख में जो जमात सबसे ज्यादा IMF के पास गई है, ना वो मुस्लिम लीग नून है, ना वो मुस्लिम लीग काफ है, ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ना वो JUIF है, ना वो कोई और जमात है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो सबसे ज्यादा दफा IMF के पास गई। ये एक हकायक है, और आज अपनी तकरीर बनाने के लिए ये क्या बातें कर गए। अब मैं, ये तो इनका प्रोपोगेंडा था जिसका मेरा जवाब देना मेरा फर्ज था। मैं अब अपनी बजट स्पीच की तरफ आता हूँ। जनाब स्पीकर, ये हमारा तीसरा बजट है, और जब मैंने पहला बजट यहाँ पेश किया था उसी में मैंने कहा था कि हम पहले 2 साल स्टेबलाइजेशन के दौर से गुजरेंगे और उसके बाद हम ग्रोथ के फेज में दाखिल होएंगे। यानी कि जो मुल्क हमें मिला था, दिवालिये के करीब था, उसको बचाने के लिए, उसकी मईशत को इस्तेहकाम दिलाने के लिए हमें 2 साल सख्त फैसले करने पड़ेंगे, और इंशाअल्लाह ताला तीसरे साल हम ग्रोथ फेज में, जहाँ यानी कि माशी तरक्की की रफ्तार जहाँ तेज होती है वहाँ चले जाएंगे। और मुझे फ़ख्र है स्पीकर साहब कि आज मैं आपके सामने खड़ा होकर ये कहने वाला हूँ कि 2.5 साल पहले शायद आपने भी ये सोचा नहीं होगा कि मैं उस वक्त जो मुल्क था कि आपके ज़खायर कम हो चुके थे, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज आपको डाउनग्रेड कर चुकी थीं, आपके पास किसी किस्म का इंपोर्ट कवर नहीं था, 28 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट थी साल की, तो आज मैं आपको बैठ के यहाँ पे 2.5 साल बाद ये कह रहा हूँगा कि जनाब स्पीकर, हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स 6 साल की आज बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। जनाब स्पीकर, ना सिर्फ ये, बल्कि जब हम आए तो 9 अरब डॉलर के ज़खायर थे जो आज 16 अरब डॉलर के हैं। वो 9 अरब डॉलर के ज़खायर जो थे वो भी कर्जे पे, यानी शॉर्ट टर्म स्वॉप्स पे मुश्तमिल थे। हमने उन स्वॉप्स को भी क्लियर कर लिया है। जनाब स्पीकर, हमने डेट सर्विसिंग की हाईएस्ट मिकदार हासिल की, यानी कि हमें पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा कर्जा वापस करना पड़ रहा है, बैरूनी कर्जा 10 से 12 अरब डॉलर साल का, जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल है और सूद भी शामिल है। जनाब स्पीकर, ना सिर्फ कि हमने ये वापस किया, बल्कि इस साल 3.5 अरब डॉलर पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे में इजाफा होएगा, जो पाकिस्तान की पिछले 6 साल की तारीख में सबसे कम इजाफा होगा। जनाब स्पीकर, मैंने उस वक्त आपको कहा था कि करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में है और इसको हमने ठीक करना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 4% पे ग्रो भी कर रहे हैं और हम $800 मिलियन करंट अकाउंट के सरप्लस में हैं। जनाब स्पीकर, उस वक्त मैंने आपको कहा था कि हमें इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने डाउनग्रेड कर दिया था।
आज अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ हमें इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने अपग्रेड किया है, बल्कि फोर्ब्स मैगजीन और जेपी मॉर्गन मैगजीन जो है, जो जेपी मॉर्गन इंटरनेशनल बैंक है, वो आज इस चीज़ की गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान की माशी इस्लाहात की वजह से हमें बेहतरीन यहाँ पे इकोनॉमिक फोरकास्ट मिल रहा है। जनाब स्पीकर, इसी सारे स्टेबलाइजेशन के सफ़र के दौरान, इसी सारे माशी इस्लाहात के सफ़र के दौरान हम पे कोविड की आफत आई। और ये जो लोग आजकल टेढ़ा मेढ़ा मुंह करके अंग्रेजी बोलते हैं, ये उस वक्त भी अंग्रेजी बोलते थे और कहते थे कि ये फलानी स्टडी आई है, ये फलानी स्टडी आई है, इन पे काट दो, FIR काट दो इनके ऊपर। हाँ, ये कहा गया कि सब कुछ बंद कर दो, ये तो लोगों का कत्लेआम करने लगे हैं। हमने उस वक्त भी कहा, और मैं इसी जगह पर खड़े होकर आपके सामने अर्ज की थी कि हम डेटा के ऊपर फैसला करेंगे, हम आपके नारों पे फैसला नहीं करेंगे। ये लोग अफरा तफरी के उम्मीदवार थे और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने ठीक फैसला किया। वजीर आज़म इमरान खान ने उस वक्त कहा कि हमने सिर्फ जिंदगियां नहीं बल्कि रोजगार भी बचाना है, मईशत भी बचानी है। और आज सारी दुनिया, अमेरिका से लेके बरतानिया तक, आज हमारे इस फैसले की पज़ेराई की जा रही है कि दुनिया में अगर कोई रोल मॉडल है कि किस तरह कोविड पेंडेमिक से निकले हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है। जनाब स्पीकर, हमने बहुत कुछ किया कोविड के दौरान। हमने 35 लाख कारोबारों के बिजली के बिल माफ़ किए, हमने इंडस्ट्री के दर्जनों पैकेजेस दिए, हमने उनके कर्जों को आगे किया, सस्ते कर्जों का इजरा किया, हमने बिल्स को, घरानों के ऊपर बिल्स को हमने डिफर किया, और सही वक्त पे हमने अपनी सनत को दोबारा खोला, जिसकी वजह से आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह, जहां हमारा हमसाया मुल्क 7-8% दूसरे साल में नेगेटिव ग्रोथ में जा रहा है, तो हम 4% पॉजिटिव ग्रोथ में जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, इस साल हम ग्रो जो करेंगे वो एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ है, जिसका मतलब यह है कि वो किसी एक सेक्टर से नहीं है, वो मुआशरे के हर सेक्टर से है। इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और मुझे फ़ख्र है क्योंकि 2 माह पहले तक मैं इंडस्ट्री का वजीर था, कि हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 12.9% इस साल अभी तक ग्रो कर रही है। और इसकी वजह से हमारे सीमेंट की हाईएस्ट सेल्स हुई, हमारे फर्टिलाइज़र की हाईएस्ट सेल्स हुई, हमारी गाड़ियां बनाने के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कह रहे हैं हमारी हाईएस्ट सेल्स हुई। होंडा एटलस कंपनी जो मोटर बाइक्स बनाती है, उसके CEO मेरे पास है और उन्होंने कहा पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल हमारी बिकी है। यूरिया जो है वो सबसे ज़्यादा बिक रहा है जनाबे स्पीकर। तो इसके अलावा टेक्सटाइल की सनत जो फैसलाबाद की लूमें बंद पड़ी थी, वो वहाँ पे आज रौनकें बहाल हो चुकी हैं। हमारी जो 100 स्पिनिंग मिलें पिछले दौर में बंद हुई थी, वो तकरीबन तमाम बहाल हो चुकी हैं और बल्कि मजीद लग रही हैं। तो ये तरक्की का सफ़र है जो हमारी एक तरफ सनत ड्राइव कर रही है, दूसरी तरफ ज़राअत भी पीछे नहीं है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस साल गन्ने का अच्छी फसल मिली, हमें गंदुम की अच्छी फसल मिली, हमें मेज़ की अच्छी फसल मिली। अल्हम्दुलिल्लाह कॉटन के अलावा हमें तकरीबन सारी फसलें अच्छी मिली। लेकिन माजी में ये होता था कि जब फसल अच्छी होती थी तो ज़मींदार को कीमत सही नहीं मिलती थी। जनाब स्पीकर, इस मरतबा कीमत भी ठीक मिल रही है। जब हम आए थे तो 1250 गंदुम की कीमत थी, अब 1800 2000 उनको कीमत मिल रही है। जब हम आए थे तो गन्ने की कीमत सिर्फ 130 रुपए मन थी, वो भी मिलने किसी को देती थी, किसी को नहीं देती थी, कटौती करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह 250 से 300 रुपए मन तक गन्ना जो है वो बिका है पिछले सीजन के अंदर। इसी तरह बाकी सारे जो हमारे ज़राअत के हैं उनको बेहतर से बेहतर हमने उनको बेहतर से बेहतर कीमत जो है वो अदा हुई है। पावर सेक्टर हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है, और पावर सेक्टर के अंदर जो पिछली हुकूमत ने जो सौदे किए, उनकी बनिस्बत हम पे हर साल कैपेसिटी पेमेंट्स का जो फिक्स्ड चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है। ये वो किराया है जो हमने बिजली घरों को सारा साल देना है, चाहे हम उस माह बिजली खरीदें या ना खरीदें। जनाब स्पीकर, मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूँ कि जब हम आए थे तो सालाना सर्कुलर डेट में 450 अरब का इजाफा हो रहा था। उस वक्त से लेके अब तक कैपेसिटी पेमेंट्स में 400 अरब रुपए महाना का इजाफा हो चुका है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह,
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله जी हमारे साथ प्लीज। जी, पावर सेक्टर में हमें इस साल पिछले सालों की बनिस्बत 400 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ी। उसके बावजूद हमारे कर्जे बढ़ने की तादाद जो है वो 500 से कम होकर तकरीबन 2 से 250 पे इस साल फाइनली क्लोज होएगी। इसके अलावा हमने पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी में इंक्रीज किया। उमर अयूब साहब यहाँ बैठे हैं, इन्होंने मेहनत की दिन रात, और 4000 मेगावाट हमने पिछले 2 साल में पाकिस्तान की तरसील की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया है। क्योंकि पिछली हुकूमत किसी शायद किसी लालच में या पता नहीं किस चीज़ में, मैं कहता नहीं, लेकिन धड़ाधड़ पैदावार करने की तो कैपेसिटी और महंगे प्लांट तो लगाई जा रही थी और फीते काटी जा रही थी, लेकिन तरसील का बंदोबस्त नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज हमारी जो बिजली पैदा करने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा है और तरसील, उसी बिजली को तरसील करने की, आगे भेजने की जो कैपेसिटी है वो कम है। इंशाअल्लाह ताला इस साल हमने बजट में 100 अरब से भी ज़्यादा रखा है, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा है तरसील के निज़ाम के लिए, और हम इंशाअल्लाह ताला इस बॉटल नेक को भी पूरा करेंगे। हमने इनके किए हुए, पुरानी हुकूमतों के किए हुए IPPs के मुआहदे भी दुरुस्त किए, LNG के मुआहदे भी दुरुस्त किए, और हमने अब इस पूरे सेक्टर के लिए आगे इंशाअल्लाह ताला एक बड़ा मुफस्सिल और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हम लेके आ रहे हैं, जिसके तहत हम ये जो एक बहुत बड़ा एक गुबार बन चुका है सर्कुलर डेट का, महंगे गर्दिशी कर्ज, महंगे कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से, इंशाअल्लाह ताला इसको हम ठीक करेंगे। तमाम डिस्कोस के ऊपर प्रोफेशनल बोर्ड्स को अपॉइंट किया गया, जिनके कहने पे नए CEOs को अपॉइंट किया जा रहा है। कराची इलेक्ट्रिक जो था उसको बिजली का फुकदान था, वफाकी हुकूमत की तरफ से आज भी उनको 550 मेगावाट फी दिन इजाफी बिजली दी जा रही है, ताकि कराची के जो शहरी हैं उनको कम से कम बिजली की बंदिश का सामना करना पड़े। जनाब स्पीकर, अब मैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ आता हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ और इसकी नंबरों के गोरख धंधे के पीछे तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जो कि हर हुकूमत का करना जिम्मेदारी है और बुनियादी फ़र्ज़ है। सबसे पहले ये कि हमने अपने इंडस्ट्री को अनकम्पिटिटिव कर दिया था रॉ मटेरियल की कीमतों के ऊपर ड्यूटियां लगा के। हमारी हुकूमत जब से आई है 100 अरब से ज़्यादा की सालाना, हमने 3 साल के अंदर 100 अरब की हमने रॉ मटेरियल्स के ऊपर से ड्यूटियां ख़त्म की। हमने एक्सचेंज रेट को फ्री फ्लोट में लेके गए, बहुत बड़ा फैसला था ये, एक्सचेंज रेट को फ्री फ्लोट में लेके जाने का, ताकि अरबों डॉलर इस कौम के जो हमारे बैरून मुल्क से भाई भेजते हैं या जो हम एक्सपोर्ट से कमाते हैं, वो हम आर्जी तौर पर या मसनूई तौर पे रुपए को ऊपर रखने पे ना खर्च करें। स्मगलिंग पे हमने क्लैंप डाउन किया, मोबाइल फ़ोन की स्मगलिंग को हम ज़ीरो पे लेके आए डर्ब्स पॉलिसी के ज़रिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हमने अनाउंस की, एक सोशल सेफ्टी नेट। हम मदीना की जो रियासत की बात करते हैं, हमने एहसास प्रोग्राम जो है वो हर गरीब के तकरीबन घर तक पहुँचाया। हमने सेहत इंसाफ कार्ड, जिसका खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब तजर्बा हुआ था, वो पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह अब रोल आउट होना शुरू हो गया है। पनाहगाह और लंगर खानों का एक जाल हम बिछा रहे हैं। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, इम्पोर्ट लेड ग्रोथ से जिसने हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, अब हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे मुनाफे बख्श कारोबार जो है वो एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट नहीं है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। व्हीलिंग पॉलिसी हम अनाउंस करने वाले हैं अपनी इस पावर सेक्टर के अंदर, जहां पे ये प्राइवेट प्रोड्यूसर्स जो हैं वो प्राइवेट कंज्यूमर्स तक बिजली की सप्लाई कर सकेंगे। मईशत का फोकस हमने चंद कार्टेल्स और चंद लॉबी से निकाल के ज़राअत की तरफ हम लेके गए और आम किसान की तरफ हम लेके गए। हमने जो बिजली के मंसूबे थे जिनको हमने रखा हुआ था, बैरून से जो हमें आता था फ्यूल, इंपोर्टेड फ्यूल पे बेस्ड था, जिसकी वजह से हमें बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि
पैदावार सलाहियत तो होती है, लेकिन जो लॉजिस्टिक्स हैं तेल लाने की बाहर से या कोयला लाने की, वो मौजूद नहीं होती। हमने डैम्स पे तवज्जो दी, दासू डैम पे हमने तवज्जो दी, दयामीर भाषा डैम पे हमने तवज्जो दी। आज भी वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो दासू डैम की साइट पे मौजूद है। छोटे सूबे, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में ऐसे हुआ कि पंजाब, हालांकि उसकी आबादी सबसे ज्यादा है, उसकी आबादी ज्यादा होने के बावजूद सिंध को, बलूचिस्तान को और खैबर पख्तूनख्वा को पीएसडीपी के पंजाब से ज्यादा फंड दिए गए। सूबों के अंदर रहते हुए जो छोटे हिस्से, जो हमारे छोटे शहर पीछे रह गए थे, हमने उनके ऊपर अपनी पूरी फोकस किया। क्लाइमेट चेंज, 1 अरब सुनामी के बाद 10 अरब हम दरख्त लगा रहे हैं। फैटेफ के अंदर हमने जितनी कंप्लायंस की शायद ही किसी मुल्क ने आज तक की हो। दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन हमें प्रोग्राम मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस प्रोग्राम को अडॉप्ट भी नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर हमने प्रोग्रेस की और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें ब्लैक लिस्ट होने का खतरा नहीं है। और सबसे बढ़ के जनाब स्पीकर, हमने एक करप्शन फ्री गवर्नमेंट का क़याम किया। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जनाब स्पीकर कि हमारी जो हम करप्शन के खात्मे के लिए, क्योंकि जब हम मदीना के तर्ज पे बनाई गई रियासत की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं इस मुल्क को करप्शन से पाक करने की, जिसके ऊपर लोगों ने मुख्तलिफ नारे भी निकाले हमारे इस नारे को दबाने के लिए कि खाता है तो लगाता भी है। नहीं जनाब स्पीकर, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई देखना चाहता है कि करप्शन किस तरह तबाही करती है मुआशरों के अंदर, तो सिंध का जाके हाल देखे, जहां पे चूहे सिर्फ सिंध के गंदुम के गोदाम नहीं खा गए, वो चूहे पूरा सिंध खा गए हैं। जनाब स्पीकर, इसी तरह जहां पे पागल कुत्तों को वैक्सीन लगाने के लिए आज नहीं मिल रही सिंध के अंदर, ये वो करप्शन का निजाम है। जनाब स्पीकर, ये वो मदीना की रियासत है जिसकी हम बुनियाद रखने जा रहे हैं इमरान खान की क़यादत के अंदर, और ये वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, ये वो माशी तरक्की का सफ़र है। और आखिर में मैं अपना इस शेर से ख़त्म करूंगा कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, वो वतन मेरा है, वो वतन मेरा है। सलाउद्दीन साहब, आप एक फातिहा करें, हमारे अताउल्लाह साहब के वालिद साहब वफात पाए हैं, उसके लिए फातिहा करें और इसके बाद हम जो है ना ब्रेक करेंगे। सलाउद्दीन साहब प्लीज। अताउल्लाह साहब कराची से, उसके वालिद साहब वफात पाए हैं, उसके लिए दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहु वरहमहु वतजावज़ अन्हु, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहु वरहमहु वतजावज़ अन्हु, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़कीरिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़हिय अलल इस्लाम व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़ा अलल ईमान। अल्लाहुम्मा अजअल क़ब्रहु रौदतम मिन रियादिल जन्नह व ला तजअल क़ब्रहु हफ़रतन फ़रिन नयरान। अल्लाहुम्मा बाइदहु व बैन ख़तायाहु कमा बअदत बैन अल अर्श वल फ़र्श। अल्लाहुम्मा नक़्क़िही मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़ा थौबुल अब्यदु मिनद दनस। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़व्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि। 2:30 बजे की तक जो है ना ब्रेक किया जाता है, 2:30।